वॉइस ऑफ मानवता शादी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में बहुत खास मेहमान हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। नेपाल से मीना पेरियार जी हैं, छत्तीसगढ़ से दाऊ नंद कुमार बघेल जी हैं, एडवोकेट संतोष साहू साहब जो ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे साथ आशिका जी भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहरहाल उनका दिख नहीं रहा चेहरा। हम सभी मेहमानों का आज के इस प्रोग्राम में बहुत-बहुत बधाई, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह, जय भीम, जोहार। आज का जो हमारा प्रमुख सब्जेक्ट है, वह भारतीय जनगणना के संदर्भ में है और ये जो सेंसेक्स का जो मामला है, वह बहुत महत्वपूर्ण है भारत की दृष्टि में। यूँ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी भारतीय जनगणना की जाती है हर 10 वर्षों में, लेकिन जो भारतीय जनगणना अभी आगामी 2021 में जो शुरू होने वाली है, इस संदर्भ पे हम एक एपिसोड चला रहे हैं और इस जो भारतीय सेंसस का जो संदर्भ है, यह कितनी पारदर्शिता है और भारत के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण है। मैं दाऊ जी के पास पहला सवाल को लेकर जाना चाहूँगा दाऊ जी, क्योंकि हम इस पर लगातार चर्चा करने जा रहे हैं और ये जो भारतीय जनगणना है, जो विगत 10 सालों में फिर से ये होने वाली है और भारत में 15 बार हो चुका है। इसको आप जो है जिस ढंग से पारदर्शिता और जो एक साफ-सुथरा जिस ढंग से निर्वाचन आयोग चुनाव कराती है, उसी संदर्भ में ये जो जनगणना क होने वाला है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? ये जनगणना एकदम फ्रॉड है और ये हिंदू शब्द को लाएंगे और हिंदू शब्द जो है न रामायण में है, न गीता में, न भागवत में, न किसी में है। हिंदू शब्द जो है वो जब ये मुसलमान लोग आए इस देश में और प्रचार करने आए इस्लाम का, उस समय उन्होंने जब देखा कि इस देश के लोग सारे गुलाम हैं, तब गुलाम के लिए अरबी शब्द उपयोग किया गया, वो हिंदू है। और वो हिंदू में हम लोग पिछड़े वर्ग के लोग नहीं रहना चाहते और इसका हम विरोध करेंगे। जी। संतोष साहू साहब, दाऊ जी की बात आप सुन रहे हैं, क्योंकि जी जी हमारा ये तो भारतीय जनगणना के संदर्भ में जो हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ खास नेपाल से राज्य से भी जुड़ी हुई है मीना पेरियार जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और महिलाओं के ऊपर में होने वाले अत्याचार की संघर्ष करती हैं, उनकी आवाज़ उठाती हैं। मैं संतोष साहू जी आपके इस संदर्भ पे आपके प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। संतोष साहू साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतह, जय मूल निवासी सभी साथियों को। जी। अभी कुर्मी किसान मजदूर महासभा एवं मतदाता जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नंद कुमार बघेल जी बाबू जी ने जो बात कहा कि ये जो जनगणना होने जा रहा है, इसके ऊपर जो संशय है और मूलतः ये जनगणना धर्म के आधार पे कराने की जो कोशिश की जा रही है, ऐसा जो बात चल रहा है, उसके संदर्भ में जो हिंदू शब्द आ रहा है, उसके ऊपर माननीय नंद कुमार बघेल जी बाबूजी का बड़ा एक अध्ययन और अभ्यास है। उसी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि 11 दिसंबर 1995 को भारत का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि भारत में हिंदू शब्द गाली है, वो भी मुगलों की दी हुई गाली है। और इसका सबूत स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में जब मुंबई आए, वो गुजरात से चल के, और इस देश में वो ब्रह्म समाज की स्थापना किए, आर्य समाज की स्थापना की। उस समय लोगों ने पूछा कि आप स्वामी जी आर्य समाज की स्थापना क्यों कर रहे हैं, आप हिंदू समाज की स्थापना क्यों नहीं कर रहे हैं? उस समय उन्होंने स्पष्ट कहा क्योंकि हिंदू मुगलों की दी हुई गाली है और इसलिए ये इस नाम से संगठन हम नहीं बना सकते। और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, स्पष्ट है, भारत के सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सब कुछ है। लेकिन मैं इसके पीछे थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि भारत में आर्यों का आक्रमण है, भारत के विकसित और इतना विकासशील सभ्यता को जो जलाया गया, नष्ट किया गया, लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए,
बचे हुए लोगों में से कुछ जंगलों की तरफ जान बचाने के लिए भाग गए, कुछ जो लोग थे वो उनकी गुलामी स्वीकार कर लिए, कुछ लोग लड़ते रहे जो बाद में अछूत बना दिए गए। तो इस देश में जो बाद में वो अपनी व्यवस्था में शूद्रों को शामिल किया, बाबा साहब ने लिखा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में शूद्रों को एसिमुलेट किया गया, शामिल किया गया। मूलतः वो शूद्र कौन है? वो शूद्र भारत के कोई और नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के वो पराजित प्रजा के संतान हैं, जिनको विजेता आर्यों ने शूद्र घोषित किया और सभी तरीके से अधिकार वंचित उनको रखा। तो अभी उन शूद्रों को इस देश में मूलतः माननीय जगदीश कुर्रे साहब एक बड़ी जो समस्या है वो भारत के मूल निवासियों की पहचान की है। बार बार हमारा पहचान बदल दिया जाता है। आर्यों का और भारत के मूल निवासियों का जब युद्ध हो रहा था, जो ऋग्वेद में लिखा हुआ है, आर्य असुर दैत्य दानव गिरिजन ऐसे जो शब्द आए हुए हैं वो कौन थे? वो भारत के मूल निवासी थे। उसके आगे जब बढ़े तो हमको शूद्र बना दिया गया, उसके आगे जब बढ़े तो जातियों में हमें पहचान दे दी गई, अब उससे आगे बढ़े तो अब नया पहचान हिंदू का दे दिया गया। तो भारत के मूल निवासियों का इस देश में 4500 साल के अंदर कई बार पहचान बदलते जा रहे हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है भारत के मूल निवासियों को। तो ये जो जनगणना है ये किसी भी तरह से हिंदू के नाम पे नहीं होना चाहिए। अब हिंदू के नाम पे मूलतः हिंदू अरबी शब्द है, जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मतदाता जागृति मंच के नंद कुमार बघेल जी बताए कि हिंदू मुगलों की दी हुई गाली है, और ये भारत के गीता में, महाभारत में, वाल्मीकि रामायण में, तुलसी कृत रामायण में, 18 पुराण में, 21 स्मृति में, 8 उपनिषद में और 4 वेद में जो सनातनी जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें कहीं भी हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। माननीय नंद कुमार बघेल जी कुर्मी किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप समझ रहे हैं कि वो कितने बड़े प्रकांड धर्म साहित्यों के ज्ञाता हैं। उन्होंने कई बार चुनौती दिया कि हिंदू शब्द जब धर्म साहित्य में नहीं है वो हमारा धर्म कैसे हो सकता है। और जी। इस देश में जनगणना अगर भारत सरकार निष्पक्ष पारदर्शी कराना चाहता है, लोगों के साथ न्याय करना चाहता है, तो भारत में सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर एक बार जनगणना होनी चाहिए, जो गुलाम भारत में अंग्रेजों ने शुरू किया था। मैं आज का एक छोटा सा एक घटना आपको बताना चाहता हूँ, भारत में कितना जातिवाद है। अभी ये हमारे ही आसपास में एक विवाह हो रहा है, वो शेड्यूल कास्ट में छत्तीसगढ़ सरगुजा जिला में बसौड़ तुरी जाति के लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट की सूची में हैं। उनके यहाँ हमें निमंत्रण था, हम गए उनके शादी में, और वहाँ बाजा ऐसे जो वैवाहिक कार्यक्रम में बजाए जाते हैं जो आम तौर से वो बज रहा था। वहां पे ट्राइब की कुछ जातियां थी, वो जाति उस मंडप के नीचे इसलिए नहीं नाचे, नृत्य नहीं किए कि वो छोटा जात का शादी हो रहा है, वहां हम उसके मंडप के नीचे नाचेंगे तो हमें जाति आधार पर दंडित किया जाएगा। आप समझ लीजिए भारत में जातिवाद का जड़ कितना गहरा है। तो इसीलिए कोई जाति ना छूटे, हर जाति में शिक्षा का, सर्विस अर्थात नौकरियों का, राजनीति का, व्यापार का, उद्योग का, भूमि का सारा आंकड़ा जनगणना के माध्यम से सामने आए, देश के सामने आए, और तभी इस देश में आगे कोई बात बन सकता है। जी धन्यवाद। जी मीना जी, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? मीना जी, आपकी आवाज म्यूट हो गई है, आपकी आवाज म्यूट हो गई है। सुन रही हूँ, आप लोगों को सुन रही हूँ मैं अच्छी तरह से। जी। तो जिस ढंग से आप नेपाल राज्य से जुड़ी हुई हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगातार आप जाति प्रथा को लेकर के भी आप नेपाल में आंदोलन करती हैं, महिलाओं की आवाज उठाती हैं। जैसा कि अभी हमारे अगले वक्ता जो संतोष साहू साहब हैं, वो एडवोकेट हैं, उन्होंने भारत की जातिवादी आधारित वर्तमान परिस्थिति को उल्लेखित किया। आप अपने नेपाल राज्य से जो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और वहाँ की जो जनगणना को लेकर इस संदर्भ में जो चर्चा हो रही है, आप अपने विचार रखें वहाँ नेपाल राज्य से। मीना पेरियार जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जो अवसर आपने जुटाया, जगदीश भाई को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अभी ये विशेष करके सेंसस का जो टाइम है, तथ्यांक जनगणना का टाइम है, तो वो नेपाल में भी शुरू होने का है।
अब ये मैं आप लोगों से भारत और नेपाल में जो जातिवाद की स्थिति है, आई थिंक ये इक्वल है, सेम है। जैसा भारत में दलित लोग के ऊपर, शूद्र लोगों के ऊपर जो ज्यादती होती है, वैसे नेपाल में भी है। नेपाल में पहली बार 2072, हम लोग विक्रम संवत मानते हैं यहाँ पर। ये हिंदू जी, राष्ट्र माना जाता है नेपाल को, विक्रम संवत यहाँ माना जाता है। तो 2072 में नेपाल में सबसे पहले जनता का लिखा हुआ संविधान आया। नेपाल जी, में जनता का लिखा हुआ संविधान आया। संविधान में मौलिक हक में दलितों का अधिकार, जातीय छुआछूत का अधिकार लिखा हुआ है। मौलिक हक में ही वो अधिकार स्थापित है। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा, 1 साल पहले जब कोरोना का कहर बरस रहा था, उस टाइम जातीय विभेद के ही कारण से अंतरजातीय शादी होने जा रही थी। वो शादी को रोकने के लिए, भारत में होता है सेम वही तरीके से नेपाल में भी होता है। कोई फ़र्क नहीं है नेपाल और भारत में। अभी जी, हमारे प्राइम प्राइम मिनिस्टर जो है ओली जी, अब वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लग रहे हैं, जुट रहे हैं वो। हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग तो एग्नेस्ट में बैठे हैं, हमारी पार्टी की सरकार है, लेकिन पार्टी के अंदर भी पार्टी के आधे लोग एग्नेस्ट में बैठे हैं, क्योंकि ओली जी का, अब मोदी जी के वो सहयोगी हैं, तो वो हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। अभी नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश घोषणा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो जाके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो हिंदुइज्म लाना चाहते हैं। एक ही एक ही धर्म को वो प्रायोरिटी देना चाहते हैं। तो इस जी, तरह का थोपना चाह नेपाल रहे हैं, में भी थोपना चाह रहे हैं। एकदम, जी, एकदम, एकदम, एकदम। तो इस तरह का नेपाल में भी जकड़ा हुआ, हिंदुइज्म जकड़ा हुआ, अब कथित अपर कास्ट का शोषण से जकड़ा हुआ नेपाल भी है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है भारत से और नेपाल में। मैं तो पैदा भारत में हुई हूँ। मुझे भारत का भी कुछ मालूम है। हम लोग तो सीमा से जुड़े हुए लोग भी हैं, इसलिए मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं आता है नेपाल में। जो भारत में जो स्थिति है, नेपाल में भी वही है। जी, जी, बहुत शुक्रिया मीना जी। आप एक जन क्रांतिकारी आंदोलन और सामाजिक अपरिचितता की लड़ाई नेपाल राज्य से लड़ रही हैं। मैं आपको ज जब से जानता हूँ और आपसे मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ, लगातार आप वहाँ की महिलाओं की आवाज़ उठाती रहती हैं। बहरहाल आपने विचार व्यक्त किए, हम आपसे और आपके पास आप अगले सवाल को लेकर जाएँगे। संतोष साहू साहब जो अभी सुन रहे थे मीना पेरियार जी की, इनके इन बातों से आप कितना सहमत हैं भारत की परिप्रेक्ष्य में और नेपाल के परिप्रेक्ष्य में? क्योंकि उन्होंने कहा कि वहाँ भी अ हिंदू राष्ट्र घोषित है, वहाँ पे नेपाल को माना जाता है और वहाँ भी छुआ-छूत, जाति-वाद, भेदभाव की भावनाएँ लगातार बनी हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में उनके विचारों का आप किस ढंग से जवाब हमारे देखने-सुनने वालों को देंगे? जैसा मैं बहन जी का बात सुना कि जिस तरीके से भारत में जाति की व्यवस्था है, जाति की व्यवस्था का ये मतलब है कि जन्म से कुछ जातियां उच्च हैं और जन्म से बहुत 90% से ज्यादा जाति नीच हैं। क्रमिक असमानता है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, उसको जातिवाद कहते हैं। जातिवाद एक विचारधारा है, जैसे मार्क्सवाद है, साम्राज्यवाद है, उपनिवेशवाद है। ऐसा ही जातिवाद एक विचारधारा है और ये विचारधारा इंसानियत, मानवता के विरोध में। और भारत में मैं कुर्मी किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कई बार सुना हूं कि भारत को अगर धर्म के रूप में कोई बात की जाए तो बौद्ध धर्म, भारत का राष्ट्र धर्म बौद्ध धर्म होना चाहिए, क्योंकि पूरा सबूत चीख चीख के बोल रहा है कि भारत बौद्धमय राष्ट्र था और भारत का बौद्धमय राष्ट्र को विदेशियों ने रौंद डाला है। दुनिया में 48-49 देशों का राज धर्म बौद्ध धर्म है और जिस देश में बौद्ध धर्म पैदा हुआ उसी देश से बौद्ध धर्म क्यों उखड़ा? एक बहुत बड़ा सवाल माननीय नंद कुमार बघेल जी के मुखारबिंद से हम कई बार सुनते हैं। इस विषय पे बहुत गहन चिंतन करना चाहिए। जी धन्यवाद। जी, मैं दाऊ जी के पास फिर से जाना चाहूँगा। दाऊ जी, आप हमारी बहन जी का नाम उनके विचार को आप सुन रहे थे नेपाल से। उनके संदर्भ में उनकी बातों को आप किस दृष्टि से देखते हैं
और उनके विचारों का आप कितना समर्थन करते हैं और क्या सोचते हैं? राव जी। बहन जी ने जो बात कही वो हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। और बौद्ध में भारत बने, बौद्ध में नेपाल बने, और ये जो हिंदूवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उसको हमको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे सारे लोग विदेश से आए हैं, रूस से आए हैं, वोल्गा से आए हैं, और हमको अछूत बनाते हैं। और ये यदि ऐसा ही रहा और ये लोग जिद किए तो फिर हम गंगा से उल्गा को भेजने के लिए आंदोलन चलाएंगे, क्योंकि अछूत ये हैं और हमको अछूत बोलते हैं। यहाँ के कोई भी नागरिक अछूत नहीं है। और जो बहन जी ने प्रस्ताव किया है कि हम नेपाल और भारत दोनों में हिंदू राष्ट्र नहीं होने देंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि ब्राह्मण जो आयातित हैं, गंगा से, वोल्गा से गंगा आए हैं, वो लोग यहाँ के लोगों को अछूत मानते हैं, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ जम के आंदोलन होगा। जी, बहुत शुक्रिया दाऊ जी। अभी हम दाऊ जी से बात सुन रहे थे और नेपाल के जो हमारी बहन है मीना पेरियार जी, उनकी जवाब दे रहे थे। मैं मीना जी आपको परिचय कराना चाहूँगा दाऊ जी से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिताजी हैं और दाऊ नंद कुमार बघेल जी इनका नाम है, और छत्तीसगढ़ में इनको पेरियार के रूप में जाना जाता है। 86 साल का इनका उम्र है और वयोवृद्ध हैं, लेकिन इनकी जो अ जो एनर्जी है या जो हमें लगातार प्रेरणा मिलती है, जो हम इनसे सीखते हैं, वो हमारे लिए आज भी युवा और प्रेरणास्पद हैं हमारे लिए। हमारे बीच में मनदीप सिंह जी भी जुड़ चुके हैं यूएसए से, उनका भी हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह। बहुत स्वागत है मनदीप सिंह जी। वाहिगुरु जी का आज खालसा, के वाहिगुरु जी हमारे की इस फतेह। प्रोग्राम प्रिया में जी। मनदीप सिंह जी नेपाल से हमारी बहन जुड़ी हुई है, आप देख रहे हैं, और ठीक। हमारा कार्यक्रम थोड़ी देर से शुरू हो चुका है। बहरहाल दाऊ जी की और मीना जी की बात अगर आप सुने होंगे तो नहीं, मैं अभी अ, कुछ नहीं सुना। मैं अभी अभी ज्वाइन किया है मैंने। जी, जी, चलो कोई बात नहीं। हम अगले विचार के लिए हम संतोष साहू जी के पास जाना चाहेंगे। संतोष साहू जी एक अधिवक्ता हैं और कानून की जानकारी रखते हैं। जिस ढंग से मीना जी ने आज हमारे इस प्रोग्राम में जुड़कर हमें एक अच्छा संदेश दिया है कि कम से कम एक राज्य से और भी हमें हमें एक विचार मिल रहे हैं, और वहाँ भी उस राज्य में भी जाति-पाति अस्पृश्यता बहुत तेज़ी से लगातार वहाँ के लोग यातना झेल रहे हैं, और उसकी लड़ाई मीना पेरियार जी लड़ रही हैं। तो जिस ढंग से भारत की जनगणना और नेपाल की जनगणना जो अभी आगामी होने वाला है, क्योंकि पड़ोसी राज्य है हमारा नेपाल जो है, और सेम जो भारत की परिस्थितियाँ हैं, वैसे ही नेपाल और भारत की परिस्थितियाँ हैं। तो हमारा जो जनगणना है, जिस ढंग से भारत के संविधान में एससी, एसटी, ओबीसी जो बहुसंख्यक वर्गों का जो विकास और उसकी अर्थव्यवस्था या उसकी रीढ़ कही जाती है, जो हर साल 10 वर्षों के अंतराल में ये सेंसेक्स की जनगणना की जाती है। इससे पूरे राज्य के विकास की निर्भरता तय की जाती है, विकास तय की जाता है, और इसे रीढ़ माना जाता है, ताकि हर जाति धर्म के लोगों को उसका अपना प्रतिनिधित्व मिले। संतोष साहू साहब, मैं जो नेपाल से हमारी बहना जी आप अपनी बात महत्वपूर्ण रूप से रख रही हैं, और जिस ढंग से जो पारदर्शिता और ईमानदारी के रूप में जो अंग्रेजों ने इस जनगणना को शुरुआत की थी, क्या आज इस भारत देश के अंदर में जनगणना को लेकर इतनी संशय और एक अ, असमंजस की स्थिति कैसे बनी हुई है? इसको आप नेपाल और भारत की दृष्टि में किस ढंग से देखते हैं? संतोष साहू साहब। नहीं, जगदीश कुर्रे साहब, जो बातें अभी चल रही हैं उसे मैं बराबर सुना हूँ। चूंकि भारत हिंदू राष्ट्र कभी था नहीं, आगे भी नहीं रहेगा, अभी भी नहीं है। और हिंदू शब्द कहाँ से आया वो बार बार आ चुका है। भारत में जब भारत गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय भारत की आजादी में सामाजिक क्रांति का बहुत बड़ा जगह है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान सभा में पहुंच पाए तो उसका
एक कारण है भारतीय सामाजिक क्रांति। पर दुर्भाग्य अब ये इस बात का है कि आजाद भारत में भी सामाजिक क्रांति उत्तरोत्तर बढ़ते रहना चाहिए था, पर इस देश में धार्मिक क्रांति हो गया। भारत में जब जब धार्मिक क्रांति होगा, इस देश के 90% लोग अधिकार विहीन होते चले आए हैं। इतिहास में एक नहीं लाखों इसके सबूत हैं। दुर्भाग्य से हमारे साथ में जी अपनी बात पूरी करें संतोष साहू साहब। भारत में जो धार्मिक क्रांति हो गया है, इसको भारत के वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में जिनको जो पहचान मिला है, शेड्यूल कास्ट को लगभग भारत की कुल जनसंख्या का 22 करोड़ है, जो इस देश में अछूत बन के घूमते रहे मनुवादी व्यवस्था के कारण। एक गिलास हाथ का पानी नहीं चलता है, वो हिंदू कैसे होगा? संख्या कम से कम 22 करोड़ के ऊपर है। फिर शेड्यूल ट्राइब जो जंगलों में थे, उनका परंपरा, रीति रिवाज, टोटम सिस्टम, जीवन शैली, उनकी बोली भाषा ब्राह्मणी धर्म या सनातन धर्म या वैदिक धर्म से लेस मात्र मेल नहीं खाता है। उनका संख्या मिनिमम इस देश में 11 से 13 करोड़ के बीच में, जिनका वैदिक धर्म, सनातन या ब्राह्मण धर्म से कोई वास्ता नहीं है। उनका धर्म ब्राह्मण धर्म से मेल ही नहीं खाता, वो हिंदू कैसे हो सकते हैं? दूसरी बात है कि ओबीसी वर्ण की व्यवस्था में या जाति की व्यवस्था में इतना निंदनीय, घोर निंदनीय यातना सहा है, क्योंकि वो भारत का मूल निवासी है। मूल निवासी कहाँ का है? सिंधु घाटी की सभ्यता का जो युद्ध है, अभी भी वहां के किले, महल, दुर्ग जलाए गए हैं, लोगों की हत्याएं की गई हैं। उस विभत्सिका से जो लोग भारत में बच गए, उनको बाद में यूरेशियाई आर्य ब्राह्मणों ने गुलाम बनाया और बाद में अपनी व्यवस्था में सेवक और दास घोषित किया। उसका नाम दिया शूद्र। शूद्र का मतलब है भारत के मूल निवासियों का वंशज। शूद्रों का, हाँ ये सच है कि हम यूरेशियाई आर्यों से कालांतर में युद्ध में हमारे पुरखे हार गए और हम अभी भी गुलाम हैं उनके, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति नष्ट कर दी गई और हमको पता नहीं चलता है कि हमें जाना कहाँ है, किधर जाएं। तो ये बात सच है कि भारत में अगर जनगणना होना है तो यूरेशियाई आर्यों के द्वारा जो थोपी गई, सख्त कानून के आधार पे थोपी गई जो व्यवस्था है, जाति की व्यवस्था, इसलिए जाति के आधार पे ही भारत में एक बार जनगणना होनी चाहिए। ऐसा हम आपके चैनल बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब। हमारे साथ आशिका कुजूर जी जुड़ी हुई है बगीचा से, जो जनपद के सभापति भी हैं और यूथ कांग्रेस छत्तीसगढ़ के आईटी सेल के जिम्मेदार पद में भी है। आशिका जी, बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता चैनल अमेरिका से। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी आपका इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। जी, हमारा जो आज का जो प्रमुख संदर्भ है वो भारतीय जनगणना को लेकर है और जिस ढंग से आदिवासी समाज के लोग, चूंकि आप एक आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और एक जनप्रतिनिधि भी हैं, और जिस ढंग से झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी और अन्य राज्य के जो आदिवासी ट्राइबल लीडरों ने भी दिल्ली के जंतर मंतर में जो भारतीय जनगणना को लेकर आवाज उठाई, और आदिवासी समाज अपने आप को हिंदू धर्म से अलग कहता है और मानता है उनकी धर्म, संस्कृति, परंपरा अलग है। इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या सोचती हैं, हमारे देखने सुनने वालों को बताएं। आशिका जी। जी, मुझे ऐसा लगता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ हर किसी को अपने धर्म को मानने की आजादी होनी चाहिए। क्योंकि मैं ईसाई समुदाय से बिलोंग करती हूँ और हमेशा मुझे इसके लिए सुनना पड़ता है, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सभी को यहाँ पर अपना धर्म मानने की आजादी है और किसी पे ये धर्मांतरण का वो नहीं होना चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जबरदस्ती किसी को धर्मांतरण किया जा रहा है। अक्सर ये कहा जाता है कि जो ईसाई आदिवासी हैं वो पहले हिंदू हुआ करते थे और मिशनरीज के आने के बाद धर्मांतरण किया। कुछ हद तक देखा जाए तो धर्मांतरण हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की में परिस्थिति किसी को जबरदस्ती धर्मांतरण किया जा सकता।
सकता है। हमारी आज़ादी को मानना चाहे मान सकते, में वापस अगर वापसी के नाम पर बनाया जाए तो मैं इसको नकारती हूँ। जी, जी। अभी चूँकि आज हमारे इस प्रोग्राम में बहुत ख़ास लोग जुड़े हुए हैं, अमेरिका से जुड़े हुए हैं, नेपाल से जुड़े हुए हैं और छत्तीसगढ़ से हम 3 होस्ट जुड़े हुए हैं। बहरहाल ये संदर्भ है, मनदीप सिंह जी आप हमारी बहना जी की बात सुन रहे थे और नेपाल से जो मीना जी की बात सुन रहे थे। आप अमेरिका में जिस ढंग से सेंसेक्स होता है भारत के परिप्रेक्ष्य में और अमेरिका के संदर्भ में अपने विचार रखें। मनदीप सिंह जी। पहले तो सभी जितने भी हमारे गेस्ट हैं हम उनको अपनी तरफ से जो है वो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह कहते हैं और एक अच्छी चर्चा जो है क्योंकि ये जो चर्चाएं हैं हमारी ये समाज को सेध देने वाली है, हमारे लोगों को भी सेध देने वाली है। जैसे अंबेडकर साहब की बात संतोष साहू जी ने कही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे पास एजुकेशन का लेवल क्या है। यदि हम हमारे पास ज्ञान हो, एजुकेशन हो, और ज्ञान होना ही जो है वो बहुत ज्यादा बात नहीं है, उस ज्ञान का जीवन में इस्तेमाल कितना है। ज्ञान तो पंडित के पास भी है मगर वो ज्ञान वो है वो अपना ज्ञान छुपा के रखता है। ज्ञान को दूसरे के सामने प्रकट करना और उस ज्ञान को जीवन में जो है वो मालूम पड़ना कि ये ज्ञान इसके पास है, वो दूसरा आदमी बताए कि इसके पास ज्ञान है, ये ज्ञानी इंसान अच्छा इंसान कहता है। सो कहने का मतलब ये है जैसे बाबा रविदास जी ने बताया है ना, माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलिन। एक विवेक की विद्या होती है ना, जो विवेक की विद्या उसको जो है जीवन में धारण करना वो जरूरी होता है। और जिसके पास वो किसी कोई भी आदमी हो उसका सम्मान करे। एक पर्सनली बात भी है, सरकारों के लिए भी ये एक मैसेज है, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी ये मैसेज है, सभी के लिए ये मैसेज है, समाज के सभी वर्गों के लिए कि हमारे पास एक विवेक की बुद्धि कितनी है। मैं क्योंकि थोड़ा धार्मिक लाइन से संबंधित हूँ इसलिए मैं कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो है, क्योंकि ये बातें भी जीवन में सेध देती है। यदि यथार्थ सच्चाई को यदि हमने अच्छे तरीके से जानना है, जीवन को आगे बढ़ाना है, तो ये भी चीजें जरूरी है हमारे जीवन में। और ये चीजें जो है क्योंकि कोई जो धार्मिक आदमी है ना या सामाजिक आदमी भी है वो समाज को एक बराबर समझता है। जो जीवन में धर्म का इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं करता, जो धर्म को असल रूप में अपनाता है, मैं उनकी बात करता हूँ। और यहाँ पर जो है वो सबके लिए जो है, जैसे हमारे गुरबाणी का एक वाक्य है, सबको मीत हम अपन कीना हम सबना के साजन। इस संदर्भ में यदि हम चलते हैं, इस मोटो को लेकर के चले हम जीवन में कि हमारे सभी दोस्त हैं और हमने सभी को अपना मित्र बनाना है, चाहे कोई विदेशी है चाहे कोई अपने। अब हम इस देश में रहते हैं जहां पर यदि हम ऐसी बातें करें कि जहां के लोग ही जो है वो समाज में इनको ही सारा मौका मिले, तो इस देश की जो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, वो अफ्रीकन एशियन मूल की है, उसको मौका ना मिलता। कहने का मतलब ये है कि समाज में सभी को मौका मिलना चाहिए, ये नहीं कि मूल निवासियों को मौका मिले और ये भी नहीं कि सिर्फ विदेशियों को ही मौका मिले। मैं दोनों की बात करता हूँ और सभी की भागीदारी हो, उसकी एजुकेशन के लेवल पर, उसकी स्थिति के लेवल पर, उसके एरिया के लेवल पर, सारी चीजें जो है सो सम्मिलित होनी चाहिए। एरिया के लेवल पर भी देखना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा समझता हूँ कि हमारे जो नॉर्थ साइड जो है वो काफी ज्यादा डोमिनेट करती रही है राजनीति में भी, और साउथ में लोग जो है बहुत ज्यादा सियाने कहते हैं, तमिलनाडु जहाँ उनको इंग्लिश भी ज्यादा आती है वो लोग जो है, मगर वो सेंटर की राजनीति में उनका जो है वो योगदान बहुत कम रहता रहा है। जहाँ कुछ ना कुछ रहता रहा है, बहुत ज्यादा नहीं रहता रहा है। हमारे भी एरिया वाइज जो है वो जो है, जो लोगों को जहां पर इतनी ट्रांसपेरेंसी जैसे पारदर्शिता जो कहते हैं उसके हिसाब से मौके नहीं मिले। लोग जो इंटेलिजेंट लोग हैं, होशियार लोग हैं, उनको मौका मिलना चाहिए था। लेवल जो है वो एजुकेशन का होना चाहिए और समाज के जो जो सभी वर्ग हैं उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब एजुकेशन पहुंचनी चाहिए
सबसे ज्यादा यदि एजुकेशन पहुंचेगी पिछड़े वर्गों तक, जो आदिवासी जो जिनको आप कहते हैं, उन तक यदि एजुकेशन पहुंचेगी ना, तो फिर ये समस्याएं नहीं होगी। और दूसरी बात मैं ये कर दूं कि ये आतंकवाद, नक्सलवाद, ये जो है, जिसकी सबकी जो सबसे ज्यादा जड़ है जो है वो गरीबी है। यदि इनके पास अच्छी एजुकेशन होती, अच्छा काम धंधा होता, तो आज देश को ऐसी समस्याओं से जूझना ना पड़ता। ये सबसे बड़ी, इसका मतलब ये है कि हमारा राजनीतिक प्रबंध, हमारा सामाजिक प्रबंध जो है वो अच्छा नहीं है। यहाँ पर जो इंसान पढ़ता है ना, उसको उसकी पढ़ाई के हिसाब से योग्यता मिलती है, उसको मौका मिलता है। हमारे जो पढ़े लिखे बंदे जो है वो पॉलिटिकल लीडरों के नीचे लग जाते हैं, पॉलिटिकल लीडर आगे बाबा, जो पखंडी बाबा है, उनके नीचे लग जाते हैं, जहाँ तो सिस्टम ही फेल हो जाता है। मगर ऐसा होना नहीं चाहिए था। कहने का मतलब ये है कि समाज में जो जिसकी एजुकेशन है, उसको उसके लेवल से यदि उसको मौका मिलता तो सब कुछ अच्छा होता, और उनकी गिनती की जाए और लोगों को और प्रोत्साहन बताया जाए, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी की जाए। जो गरीब बंदे तक जब तक पहुंचेगा नहीं, मौका नहीं पहुंचेगा, तो फिर देश कैसे आगे बढ़ पाएगा। मेरा तो ये कहना है कि सबका नोट किया जाए, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से जो है वो रिजर्वेशन या जो भी चीजें हैं वो जो है वो तय की जानी चाहिए। मेरा ये कहना है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मनदीप सिंह साहब। हमारे एक मिनट एक बात ऐड करना चाहता हूँ उसमें। मनदीप सिंह जी ने कहा ना, नक्सलवादी की बात की है इसमें। नक्सलवादी खुद नहीं बढ़ते हैं, उनको बनाया जाता है। उनको जब उनके परिवार को बनाया जाता है, पुलिस वाले मारते हैं उनको पकड़ करके, तो आदमी जब चारों तरफ से हथियार, मतलब जब चारों तरफ से बंद हो जाए, जब सारे हिले वसीले, तो गुरु गोविंद सिंह जी भी कहते हैं कि बाबू हथियार उठाना भी जायज है। तो वो सिर्फ गरीबी करके नहीं बने हैं, ज्यादातर वो ज्यादातर उनके ऊपर तसद्दुद होता है। अभी पंजाब के हालात देखो ना, अब 1984 में क्या हुआ। जो लोग स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर हैं, मतलब पुलिस में खुद काम करने वाले भी, वो भी फिर उसमें खाड़कुआद में शामिल हुए। क्यों? क्योंकि उनके परिवारों को उनके सामने उनके मतलब टॉर्चर किया गया, तभी ये हालात बनते हैं। नहीं तो आम आदमी कहाँ हथियार उठाएगा? किसको गरीबी के कारण नहीं हथियार उठाता। हथियार आदमी जब उठाता है, जब परेशान हो जाता है सिस्टम से और उसके जब खिलाफ आवाज उठाता है, तब हथियार उठाता है इंसान। तो मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मेघरा साहब। हमारे बीच में डॉक्टर कृपाल सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा विषय है, ये भारत की जनगणना और भारत जो सेंसेक्स के संदर्भ में है। और आज हमारे खास मेहमान कई जुड़े हुए हैं, नेपाल से भी जुड़े हुए हैं, आप लोग उधर यूएसए से जुड़े हुए हैं, इधर छत्तीसगढ़ से हमारे दाऊ जी जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारा ये जो जनगणना है, वह सिर्फ भारतीय जनगणना के संदर्भ पे नहीं है। जिस ढंग से यूएसए में, इंग्लैंड में, नेपाल में, अन्य राष्ट्रों में जो पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ में जो जनगणना और सेंसेक्स की जाती है, और यह सेंसेक्स हर राज्य के लिए, हर स्टेट के लिए महत्वपूर्ण रीढ़ कहा जाता है। उस राज्य की रीढ़ मानी जाती है इस जनगणना को, जिससे उस राज्य की संपूर्ण अर्थव्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका में जिस ढंग से सेंसेक्स पारदर्शिता के रूप में की जाती है, आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर कृपाल सिंह जी, आपकी आवाज म्यूट करें सर, साउंड खराब हो गई। नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू फतेह। यू नो, अमेरिका में जो वर्कर है ना, वो सब पे ऊपर है जी। जो वर्कर है। अफसोस इस बात का है कि जो गड़बड़ ना उन्होंने तो शुरू की थी, पर इसको अब हम अपनी यूनिटी ना हो करके उसको चला रहे हैं। देखो ना, कोई कहता है मैं मजहबी हूँ, कोई कहता है कि मैं नामदेवा हूँ, कोई कहता है कबीरपंथी हूँ, कोई ऐसे अलग अलग हो रहे हैं। पर ये क्रिएशन तो सब एक परमात्मा की है। उसको वाहिगुरु कह लो, अल्लाह कह लो, जो मर्जी कह लो। पहले महात्मा बुद्ध जी ने एक सारता पैदा की, कि किस तरह दुख दर्द नवेड़े जा सकें। सेम वे भक्ति की लहर में गुरु नानक साहब आए, 10 पातशाह, कबीर साहब,
उसको पहले फरीद साहब सी एंड देन रविदास जी, नामदेव जी, सब ने ये विचारधारा दी है कि भाई हमको परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा से ही सब कुछ मांगे और एक दूसरे से रल मिल के हम एक दूसरे की भलाई में सोचें। पर अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि हम उनकी बातें ही नहीं करते। उनका जो मैसेज है उनको बुत बना के पूछते रहते हैं और उनके जयमाला परवा दी, जो परेड करा दी, जो और कुछ किया, पर उनका जो मैसेज है उसको कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसके लिए हमारे पर यूनिटी नहीं पैदा हो रही। हाँ, मुड़ के असी वो दुकानदारियां शुरू कर दी इंस्टेड ऑफ लर्निंग द मैसेज एंड प्रैक्टिसिंग इट। लाइक फॉर एग्जांपल, जब अमृतसर शहर बसाया गुरु रामदास जी ने, उन्होंने 52 किस्म के जो स्किल्ड वर्कर थे ना, कोई प्लम्बर था, कोई सुनार था, कोई पॉटर था, सबको उनको बसाया हुआ। और उससे क्या, आप एक दूसरे से ट्रेड करें, आप दूसरे से एक मदद करें, एक दूसरी बाहरों ना खरीदें, पर वो चीजें बाहरों खरीदें जो आप नहीं पैदा कर सकते। सो उनमें स्वयमानता पैदा की, उसमें भ्रातृबंध पैदा किया और उसमें यूनिटी पैदा की, और उससे ही वो आगे के आगे बढ़ते जा रहे थे। सो 80% लोग जो खालसा पंथ में आए वो दलित थे। वही लोग जिन्हों को समाज कह रहा था कि ये मजहबी हैं, ये रविदासी हैं, ये वो हैं, ऐसे कर करा के दुरकार रहा था। पर उनको महाराज ने कहा कि नीच मेरे गोबिंद का होते ने गया। So Sanu, we need to unite. That's what the beauty of America, beauty of the Western countries जो है ना, ये है कि यहाँ वर्कर जो है एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, प्रेम प्यार से रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। उनके बगैर गवर्नमेंट कामयाब नहीं हो सकती। उनकी वोटों के आधार पर ही राजनीति चल सकेगी। देखो ना, इवन रशिया वगैरह में भी स्टालिन वगैरह कौन थे, वो माइनर थे, उनके बड़े वडेरे। सो हमें सबक सीखना चाहिए कि हम यूनिटी पैदा करें, कैसे करें, और फिर उससे क्या पैदा होगी। स्लो है, आवाज ठीक से नहीं आ रही जी। अच्छा, हाउ अबाउट नाउ? हम ठीक है? ठीक है, अभी ठीक है। अच्छा, सो हमें ये सोचना चाहिए कि हम यूनिटी पैदा किਵੇਂ करें। यूनिटी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। वो है आपस में भाईचारा बनाने के। भाईचारा शुरू होगा आप जैसे कोई प्रीति भोजन लंगर वगैरह शुरू करें, उससे एक और फिर ये विचार भी पैदा करें कि हम किसको वोट देगा, को हमारे हक में कौन है वो लोग जो साड़ी मदद कर सकेंगे। अदरवाइज क्या होगा, वही गुलामी का चक्कर चलता रहेगा। अब कोई और गवर्नमेंट हो गई, कल कोई और गवर्नमेंट आ गई। अनफॉर्चुनेटली इवन प्रॉब्लम तो ये है, इवन लाइक मायावती फॉर एग्जांपल, और बूटा सिंह इज सेंट्रल गवर्नमेंट, और लीडर भी जहाँ आगे बढ़ते हैं ना तो दूसरे के बन जाते हैं, अपना पिछोकड़ बढ़ा देते हैं। जो गरीब उसकी नहीं करते, तो गरीब की मदद के बगैर, गरीब की मदद गरीब नहीं करनी है, गवर्नमेंट नहीं करेगी, शाहूकार नहीं करेंगे, सब खुद गर्ज हैं। सो एक दूसरे से हाथ मिलाकर टीम वर्क पैदा करो। That's what Guru Nanak's message is. नानक नाम चढ़ दी कला, तेरे पाने सर्वत दा भला। Let's come and unite. Start from eating together. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह जी अमेरिका से। मैं फिर नेपाल जाना चाहूंगा। नेपाल में हमारी मीना जी, आप अपनी हमारी आवाज सुन रहे हैं मीना जी? सही हो, एकदम आ रही है आप लोगों की आवाज। जैसा कि अभी डॉक्टर कृपाल सिंह जी की बात आप सुन रहे थे, अमेरिका में
जिस दिन से वहाँ पारदर्शिता है और वहाँ की जो आम जनता में जो लेबर वर्ग के लोगों की उस राज्य में अहमियत है, उसी संदर्भ में आपके नेपाल राज्य में वहाँ की जो जनता का है, जो लोकतंत्र के रूप में माना जाता है, तो नेपाल के संदर्भ में हमारे देखने सुनने वालों को बताएँ? आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। नेपाल लोकतांत्रिक गणतंत्र देश हुआ है हाल ही में, कुछ ज़्यादा समय नहीं हुए हैं। लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना हुई, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि 2072 में, अभी यहाँ 78 चल रहा है, 2072 में नेपाल के जनता ने संविधान बनाया है। लेकिन नेपाली जनता ने जो संविधान बनाया है, वही संविधान के तहत नेपाली जनता को अधिकार नहीं प्राप्त हुआ है। अभी देखिए नेपाल में एक तरह का तनाव चल रहा है, जो रा राजा थे, इससे पहले राजा राज करते थे, तो राजा जो छोड़ के गए हैं, अभी लोकतांत्रिक गणतंत्र की अवस्था में भी राजा जैसा शासन यहाँ चल रहा है। जो राजा चाहते थे वो होता था, तो अभी भी ये गणतंत्र की अवस्था में भी केपी ओली जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अभी भी तानाशाही शासन चला रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, अपने ही पार्टी को लोगों को बाहर रख के वो पार्टी चला रहे हैं। खुद संविधान संसद उसको विघटन कर देते हैं, उसके बाद खुद ही संसद पुनर्स्थापना हो गया करके लोगों को, जो पॉकेट के लोग हैं, जो उनके आसपास में रहने वाले जो लोग हैं, जो कथित उच्च जाति के लोग हैं, उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन ये लोकतांत्रिक गणतंत्र में जो 17,000 लोग शहादत हुए हैं, 58 साल से लेकर 62-63 तक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ नेपाल में, अधिकार स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। 10 वर्ष तक जनयुद्ध हुआ, 17,000 लोग शहादत हुए, बहुत लोग अपांग हुए हैं, बहुत लोग घायल हुए हैं, लेकिन उन लोगों की अभी कोई यहाँ छानबीन नहीं हो रही है। छानबीन आयोग है, अभी जाके बना हुआ है द्वंद्व पीड़ित के लिए आयोग, लेकिन वहाँ छानबीन नहीं हो रही है। अपने ही पलड़ा भारी करके गणतंत्र में भी तानाशाही व्यवस्था हावी है। नेपाल में बहुत असहज स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब ये कहते हैं लोग, यहाँ जनता लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जो आवाज उठाता है उसको ही कार्रवाई करके रख देते हैं। इस तरह का तानाशाही व्यवस्था नेपाल में अभी चल रहा है। अब जातिवाद की पूरा बात जो है, जातिवाद की बात तो आप लोगों को मैं बता ही चुकी हूँ कि नेपाल में ऐसा जर्जर अवस्था है, एकदम कमजोर अवस्था है। आप अंतरजातीय शादी नहीं कर सकते हो, आप जातीय छोटी जात के लोग बड़े जाति के घर में नहीं जा सकते हो। अभी भी ये खाल की व्यवस्था बनी हुई है। अब आप देखते हैं, सरकार एक ही धर्म, हिंदू धर्म को बचाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी गुठी मंदिर है, जो सरकार के मार्फत में संचालन होती है। वहाँ गुठी पशुपतिनाथ जो एक धार्मिक स्थल है, वहाँ के पुजारी को अभी भी सरकार रखती है। सरकार के चुनाव से वहाँ वो पुजारी रखा जाता है। वहाँ का जो राजस्व उठता है वो सरकार संचालन करता है। दशहरा जो आता है, हिंदू लोगों का धर्म दशहरा, उस वक्त हर पुलिस के कस्टडी में, हर सशस्त्र के कस्टडी में, हर आर्मी के कस्टडी में नेपाल सरकार के राशि से वहाँ पे बलिदान करा जाता है, बकरी का बलिदान होता है, तो वो राजस्व से होता है। तो इस तरह का हिंदू धर्म को ही प्रश्रय देके आगे जो बढ़ रहा है नेपाल की अवस्था, तो वो आप लोगों को हम जानकारी कराना चाहते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ भीड़ रहे हैं। अभी हमारे दोस्त थे, मैं नाम नहीं बता सकती, जो अमेरिका से जुड़े हुए थे, उनकी एक बात पर मैं सहमत नहीं हूँ। वो जो कह रहे थे कि सबको अगर शिक्षा बराबर हो तो ये खाल की ये अवस्था नहीं आएगी, तो मैं सहमत नहीं हूँ। यहाँ पर बहुत सारे दलित लोग पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं, लेकिन दलित जानते हैं कि जातीय विभेद नहीं होना चाहिए, मानव के बीच में विभेद नहीं होना चाहिए। उन लोगों को
जो नेपाल का संविधान बना हुआ है उसका भी ज्ञान है, उन लोगों को नेपाल में जातीय कसूर सजा ऐन बना हुआ है उसकी भी जानकारी है। लेकिन जिसको जानकारी है कथित बड़े जाति ऊपर अपर कास्ट लोगों को जानकारी है, लेकिन वो लोग विभेद करते हैं। इसलिए मैं इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आपको दुख लगेगा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। साक्षरता दलित लोगों को ही नहीं, कथित अपर जाति को भी साक्षरता जरूरी है, लेकिन शिक्षा खाली साक्षरता नहीं हो। शिक्षा को साक्षरता नहीं कहा जाता है, जो व्यवहारिक शिक्षा है, जो पढ़ लिख के भी वो जानकार नहीं है, अगर वो मानव को समझ नहीं पाता है, मानव की समानता वो कायम नहीं रख पाता है, तो उसको साक्षरता नहीं कहते हैं। साक्षर वो इंसान है जो मानव का सम्मान करे, मानव को एक आपस में समानता में समझ सके, उसको शिक्षा से कहती हूँ मैं अपनी भाषा में। इसलिए मैं उनकी ये बात को फिर से जोड़ना चाहती हूँ कि शूद्र लोगों को अथवा जो छोटे जाति कहलाते हैं, यहाँ तो क्या है कि ब्राह्मण में भी ब्राह्मण के अंदर भी उपाध्याय ब्राह्मण, जैसी ब्राह्मण ऐसा है। उसके बाद क्षेत्रीय है, वो उसको लोअर कास्ट कहा जाता है। फिर यहाँ जनजाति है, उनको लोअर कास्ट कहा जाता है। तो ये एक हायरार्की है, जाति हायरार्की है, वो हायरार्की सब में है, खाली शूद्र में नहीं है। जो ब्राह्मण वैश्य क्षेत्रीय हम लोग कहते हैं, वो सब में हायरार्की है। तो उसके लिए सबसे पहले जो राज्य सत्ता संचालन करने वाले लोग हैं, उनको जानकारी होना जरूरी है। मानव समान है, मानव को अधिकार दिया गया है, मानवता होने के नाते संविधान में सुनिश्चित किया गया है। मानव अधिकार घोषणा पत्र 1948 में मानव का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। तो ये सब सबको जानकारी है, लेकिन फिर भी जो थिंक है, जो सोच है, जो एकदम छोटी सोच है, उसके कारण यहाँ के लोग अभी भी द्रवित है, अभी भी यहाँ पर शोषण है, अभी भी उन लोगों को बहुत सारी संविधान में जी आपकी बात जी मीना जी, आप बहुत शुक्रिया, आपने संक्षेप में अपनी बातों को विस्तार से रख दिया है। मैं आपके इस सवाल का और जवाब के लिए मैं संतोष साहू जी के पास जाऊंगा। संतोष साहू साहब, आप एक कानूनविद भी हैं, अधिवक्ता भी हैं। मैडम मीना पेरियार जी की बातों से कितना सहमत है और उनके इन सवालों का जवाब दें। संतोष साहू साहब जी, जो बातें आई हैं, चूंकि ये जो पृथ्वी है, आपको पता है कि इस पृथ्वी में 74.5% तो पानी है, बचा वो जो जमीन है उसमें 222 देश और टेरिटरीज हैं। 222 देशों में सिर्फ भारत और नेपाल में जातिवाद है। जातिवाद क्या है, ये कैसे चलता है, इससे लोग कैसे पीड़ित होते हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, ये जाति का जो दंश है, जिस देश के लोग इसको भुगत रहे हैं, वही लोग समझ सकते हैं कि जाति का जो बात है वो शिक्षा के माध्यम से समान नहीं हो सकते। आर्थिक रूप से कोई कितना भी सबल हो जाए, वो समान नहीं हो सकते। मैं अभी 2-3 दिन पीछे जब हम बताए कि हम एक कार्यक्रम में गए थे, उस दिन की बात आपको बताना चाहता हूँ। जीवन अभी आज 3रा दिन है। वो शेड्यूल कास्ट का चौहान, जिनका सरनेम है, वो चिकवा एक जाति है छत्तीसगढ़ के अंदर। वो लोगों का घर महल जैसा है। अधिकांश लोग सर्विस में, बहुत सज्जन लोग, बहुत इज्जत वाले लोग। उनके लड़के का शादी था, 50,000 से ज्यादा का समियाना और टेंट लगे थे, खाना बनाने वाले लोग आए थे, सब कुछ। अब मुझे भी वो लोग इज्जत से आमंत्रित किए थे, तो मैं पूरे परिवार के साथ गया। हमारे बच्चे, हमारी मिसेस सब गए। वहां पे जहाँ कार्यक्रम स्थल था, मुझे ऐसा लगा कि क्या बात है, कार्यक्रम समाप्त हो गया क्या, कोई चहल पहल नहीं है। अंदर हम गए तो दूल्हा और दुल्हन, जो वर है और कन्या है, वो स्टेज में बैठे थे। सामने 2-4 सज्जन बैठे थे, कुछ बच्चे बैठे थे, 2-3 लड़कियां बैठी थी। हम लोग गए, दुआ सलाम किए और फिर आशीर्वाद दिए, जो भी हुआ। तो वहां लोग क्यों नहीं थे कि वो छोटे जाति का आदमी का शादी हो रहा है, उसके घर में, उस आसपास में ट्राइब के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं। वो लोग इस डर से उस शादी में नहीं गए कि हम जाएंगे तो उनके घर में
अगर पानी दे दिए तो हमें पानी पीना पड़ जाएगा, फिर अगर हम पानी पी लिए, उनके शादी में शामिल हो गए, तो हमारे जाति के लोग हमको अपनी जाति से बाहर करेंगे, दंडित करेंगे। इस डर से उस शादी पे लोग नहीं गए। तो ये भारत का जो जातिवाद का जो दर्द है, ये भारत में बहुत गहराई से इसका जड़ है, इसको समझने की जरूरत है। और इसका दंश जो लोग झेल रहे हैं वही बता सकते हैं कि जाति क्या है। और जाति ईसा पूर्व 180 से 25 जनवरी 1950 तक भारत में कानूनन था। और यही जाति के लोग 1500 साल तक लगभग वर्ण की व्यवस्था में थे। वर्ण में जो शूद्र थे, अछूत थे, आदिवासी थे, उन्हीं में जातियां बना के इतने लंबे समय तक है। हमारे हर एक कार्यों में जाति का जो भाव है वो घुसा हुआ है। और इस भारतीय समाज में ये कोड है, जाति और वर्ण की व्यवस्था भारतीय समाज में एक बदनुमा दाग है। इस दाग को धोने के लिए जब तक दुनिया के विचारक भारत के लोगों को मदद नहीं करेंगे, ये दर्द हमारा कम होते दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं इस मौके पे माननीय नंद कुमार बघेल जी, कुर्मी किसान महासभा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मतदाता जागृति मंच के भारत में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं जाति की व्यवस्था के दर्द को मैं शेष समय उनको देना चाहता हूं, क्योंकि उनको बहुत सारा व्यवहारिक ज्ञान उनको है। वो इस विषय पे कुछ हम उनके पास ही जा रहे हैं। दाऊ जी, जैसा कि अभी आपने डॉक्टर कृपाल सिंह जी की बात सुनी यूएसए से, नेपाल से मीना बहन जी की बात सुनी और साहू जी की बात सुनी। दाऊ जी, आप एक वरिष्ठ और बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, आप एक लेखक भी हैं, चिंतक भी हैं। अभी हमारे जो सभी होस्ट लोगों की बात को आपने गंभीरता से सुनी है, तो आज के इस संदर्भ में जो तीनों मेहमानों की जो बातों को लेकर आप अपने विचार व्यक्त करें। ऐसा है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, उसको जब तक के सामने नहीं रखें, तब तक के जातिवादी व्यवस्था को आप समझ नहीं पाएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि आर्यों के आगमन के पहले, ब्राह्मणों के आगमन के पहले, यहाँ 20,000 साल पहले यहाँ कर्मों का बंटवारा हो चुका था, काम का बंटवारा। और जब ब्राह्मण लोग इस देश में आए तो उस काम के बंटवारे को जाति में परिवर्तित कर दिया, और इसलिए 6,743 जातियां यहाँ हैं। और वो हमारे काम का विभाजन का परिणाम है। काम के विभाजन में यदि कोई कोष्टा का काम करता है, कपड़े का काम करता है, और तेली का लड़की है और उसका लड़का है, तो शादी ब्याह होता था, कोई जाति व्यवस्था थी नहीं। काम के बंटवारे को ब्राह्मणों ने जाति में परिवर्तित कर दिया, और जैसे जैसे काम हुआ वैसे वैसे उसको मुंह कर दिए। और इस बात को समझ लेने से, एक गाना है कि हमको जातियों में बांट दिया, इस गाने को सुनने, मैं रोज सुनता हूँ उस गाने को, तो उस गाने को सुनने से ये हम मानव मानव एक समान है, और काम का बंटवारा है, और काम के बंटवारे को जाति में परिवर्तित करना बहुत अन्याय है। ये ब्राह्मण लोग किए, और आज भी वो उनका जो षड्यंत्र है इस देश में चल रहा है। इसलिए वो हिंदूवादी जो व्यवस्था है, इसमें अनेक जातियां हैं। इसको हिंदू शब्द को समाप्त करना होगा जाति गणना में, और इसका विरोध राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। और जब विरोध होगा तब सही जनगणना होगी। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आपसे निवेदन करता हूँ, ये कर्मों का विभाजन है। जैसे एक होटल में अलग अलग कर्म होते हैं, और कोई बर्तन मांजता है, कोई परोसता है, कोई कुछ करता है, लेकिन वो सब एक हैं। तो इस तरह से जाति व्यवस्था और इसको काम के व्यवस्था को बंटवारा कर दिया गया, जाति में परिवर्तित कर दिया गया, और ये ब्राह्मणों के द्वारा चालाकी से किया गया। इसलिए ब्राह्मण जाति एक हो और इस देश के मूल निवासी का एक अलग जनगणना हो, क्योंकि इस देश के मूल निवासी जाति गणना में जाति विभाजन नहीं किए थे। जी जी, जैसा कि आज सभी मेहमानों ने अपनी अपनी
राज्य के हिसाब से, अपने-अपने देश के हिसाब से इस भारतीय जनगणना की परिप्रेक्ष्य में बात को रखी है। और जिस ढंग से भारत और नेपाल एक ऐसा देश है, जैसा कि संतोष साहू जी ने कहा कि इन दो राज्यों में ही जाति, धर्म, अस्पृश्यता, छुआछूत की बात बहुत व्यापक रूप से देखी जाती है। दुनिया के और किसी देशों में हम ये जातिवाद की उतनी बात देखने को नहीं मिलता, जितना हमारे भारत देश के अंदर में है। और चूँकि आगामी भारतीय जनगणना की जो संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है, भारतीय जनगणना के संदर्भ में कितनी पारदर्शिता है, उस पारदर्शिता को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश के अंदर में संविधान है और इस संविधान के अंदर में ईमानदारी और कानून व्यवस्था के आधार पे, सारा सिस्टम के आधार पे एक कार्यक्रम होना चाहिए। और एक पारदर्शिता के रूप में जिस ढंग से भारत में चुनाव कराई जाती है, वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव कराई जाती है। तो भारतीय जनगणना भी हर 10 सालों के अंदर में गृह विभाग के अधीन महारजिस्ट्रार के द्वारा इस जनगणना को पारदर्शिता के रूप कराई जाती है। बहरहाल मैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी से जानना चाहूँगा कि अमेरिका में किस ढंग से सेंसस की गणना की जाती है और भारत के संदर्भ में हमारा डेफिनेशन करें। डॉक्टर कृपाल सिंह जी। जात पात के ऊपर एक मिनट की बात करना चाहता हूँ। जात पात जो है ना, ये वर्ल्ड की, मतलब जो इंडिया की समस्या, भारत की समस्या जात पात है, नेपाल की समस्या भी है ये, और वर्ल्ड की समस्या नस्लवाद है। और जातिवाद जो है ये ब्राह्मणों के द्वारा दी गई मानसिक बीमारी है। जैसे ब्राह्मणों को जो कहते हैं ये अछूत है, ये चमार है, ये बलार है, या जो छूने लायक नहीं है, या जो आतंकवादी है, उग्रवादी है, या सब मानसिक बीमारियां ब्राह्मण से उत्पन्न हुई है, तो उन्होंने दूसरों को छिड़क दिए हैं। तो इसका इलाज ये कि जैसे मीना जी कह रही थी कि भाई पढ़े लिखे लोग जो है ना, वो मतलब वो भी उसमें फंसे हुए हैं। पढ़े लिखे आजकल के जो पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा जातिवादी हैं, वो तो ब्राह्मण से भी खतरनाक हो रहे हैं आजकल। जिसके बाद में ज्यादा पैसे आगे थोड़े वो इतने दूर, मतलब अपने लोगों को पास बैठने में देते हैं, तो ऐसे वो उससे भी ज्यादा खतरनाक। पर ये क्या कमी कहाँ है? जब तक इंसान सच से दूर है, ईमानदारी से दूर है, तब तक उसके पास में चाहे करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपए भी आ जाए, तब भी वो मानसिक अवस्था में नहीं ऊपर उठ सकता। जैसे मोदी है, मोदी के पास में अरबों खरबों रुपए के बैंकों में पड़े, पता नहीं कितने पैसे पड़े, फिर भी सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि सच उसके अंदर है ही नहीं है। झूठ बोलता है, झूठ ही बात करते हैं। तो इसमें जो है ना, सच और ईमानदारी जो भी अपनाएंगे, वो जातिवाद से, नस्लवाद से दोनों बच सकेंगे, बचाएंगे। जी थैंक यू। उत्तर देने के लिए। सो जगदीश जी, मेरा सवाल, हाँ जी, मेरा सवाल संतोष साहू जी से है कि ये जो लंगर फार्मर्स चला रहे हैं दिल्ली में और उस इलाके में, सब वो एक इकट्ठे होके कर रहे हैं, कोई जात पात नहीं है, वहां सब चल रहा है। ऐसा काम क्यों नहीं हो सकता आपकी यहाँ कम्युनिटीज में, यहाँ आप लोग रह रहे हो? बिल्कुल हो सकता है, और इस दिशा में पहल चल रहा है। जो जागरूक, जानकार, जो सामाजिक सोच रखने वाले लोग हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, जैसे हमने अपना ही बताया कि हम परिवार के साथ, जिनको बिल्कुल छोटा जाति घोषित कर दिया है, उसके यहाँ ट्राइब के लोग पानी पीने को तैयार नहीं है, अन्य जातियां जाति नहीं है, उनके यहाँ हम गए। ऐसे हम लोग का कोशिश है, तरह तरह के कार्यशाला लगाए जा रहे हैं कि जाति प्रकृति प्रदत्त नहीं है, जाति इंसानों ने बनाई है। कोई भगवान या ईश्वर या कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो भारत में या दुनिया में जाति बनाया। जाति इंसानों ने बनाया, और वो इंसान है भारत का ब्राह्मण। और हमको प्रकृति हमसे भेदभाव नहीं करता है, हम इंसान भेदभाव नहीं कर सकते। पर ये इतना ज्यादा इसका डर है, दहशत है समाज के अंदर कि हम किसी के यहाँ बैठ गए, किसी का खा लिए, तो हमारे जाति के लोग फिर हमको जाति से बाहर करेंगे। भारत में मानी साहब, आपको बताना मैं चाहता हूँ कि जाति का दंश, हम जाति के अंदर जन्म लेते हैं, जाति के अंदर हमारा विवाह होता है। मजाल नहीं है कि कोई अपनी जाति से बाहर अगर विवाह कर लेगा, जो विवाह कर लेगा जीवन भर वो बहिष्कृत जीवन जीना पड़ता है। अगर किसी की मृत्यु हो गई, डेथ हो गया, उसको जाति के लोग हाथ तक नहीं लगाते हैं। वो उसका क्या दुर्गति है। इस डर और सदमे में भारत के लोग जाति के चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग चाहते हैं कि ये समाप्त हो, ये गलत है, पर साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। और आए दिन शासक जातियां
जातिगत कार्यक्रम लगा रही हैं, वो मनोभाव को बढ़ा रही हैं कि ये जाति का सम्मेलन, वो जाति का सम्मेलन। अभी भारत में वर्ग की व्यवस्था है। जितने भी भारत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो सांसद हैं, विधायक हैं, भारत में 543 सांसदों में शेड्यूल कास्ट के लगभग 82 सांसद से ऊपर हैं। शेड्यूल ट्राइब आदिवासी भाइयों के 42 सांसद हैं। सभी जो भी सांसद हैं वो जाति के आधार पे नहीं है, वर्ग के आधार पे। पर जैसे वो सांसद बन गए, जाति आधारित कार्य उनके शुरू हो गए। उनसे पूछा जाए कि आप विधायक हैं, आप सांसद हैं, आप इस वर्ग से मंत्री बन गए, आप बताएं कि आप जैसे भारत में 850 ट्राइब की जातियां हैं, 1500 शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, 3743 ओबीसी की जातियां हैं। हर जाति के बहुत सारे उपजाति हैं। अब सभी को मिला के पर संतोष जी, ये तो बात ठीक है आप जो बता रहे हैं, पर ब्राह्मणों ने तो उसकी शुरुआत की, पर उसको कंटिन्यू करने के तो हमारे लोग ही है ना जो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब मैं आपके बात से सहमत हूँ। गुरु कबीरदास जी पूरा जीवन लग गए, क्या जातिवाद कम हुआ? संत शिरोमणि गुरु रविदास जी पूरा जीवन लगाए, क्या जातिवाद कम हुआ? सभी गुरुओं ने जो शूद्र थे, अछूत थे, सबको मिलाकर जो गुरुओं का त्याग है, उनका जो कर्म है भारत के अंदर, वो क्या हद दर्जे से ऊपर जाके मानवता को स्थापित करने की कोशिश की। फिर भी क्या भारत में सफल हुआ? स्टालिन का एक बात है, किसी देश को बर्बाद करना है तो भारत के 4 ऐसे जो यूरेशियाई आ रहे हैं उनको उस देश में आप छोड़ दीजिए, आपको उस देश से लड़ने की जरूरत नहीं, वो देश आप बर्बाद हो जाएगा। तो ये दंश हम लोग भारत में झेल रहे हैं। पर संतोष जी, यो जैसे गुरुद्वारा बंगला साहब है, उसमें सब जाति के लोग लंगर छक रहे हैं वहाँ। जी जी, ऐसे कोई हमारा नहीं हो सकता यहाँ आपके पिंडों में कि आपके के कोई जो जगह है वो स्थान बनाया जाए जिस पर सब लोग लंगर इकट्ठे बैठ के छक सके। ये दिल्ली में हो सकता है, वो यहाँ क्यों नहीं हो सकता आपके इलाके? ये बिल्कुल हो सकता है। और आप जो कई बार इस बात को दोहराते हैं, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि अगर जातिवाद को खत्म करना है तो उसके ये सब रास्ते हैं। सामूहिक भोज का आयोजन हो, अंतर जाति विवाह कराया जाए, ये सभी बातों के ऊपर भारत में समय समय पे अनेक जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो संत हैं, ऐसे गुरु हैं, सब कोशिश में हैं। और भारत में एक्चुअल कानून, अभी आपको जानकारी होगा, भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद जाति की व्यवस्था समाप्त करके वर्ग का व्यवस्था अस्तित्व में आया। इस देश में हम या तो शेड्यूल कास्ट हैं, या शेड्यूल ट्राइब हैं, या ओबीसी हैं, या जनरल हैं, या धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। लेकिन इस देश को चलाने वाले जो षड्यंत्रकारी शासक जातियां हैं, वो लोग इस देश में जातिवाद को जानबूझकर संविधान के विरोध में जाके फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं। और इसको हमारे विधायक, सांसद, मंत्री जिस वर्ग से वो गए हैं, वो अपने वर्ग के हितों का बात तक करने को तैयार नहीं। तो ये बहुत और एक मिनट समय लेना चाहता हूँ जातिवाद के बारे में। भारत में 2 व्यवस्था है, एक सामाजिक व्यवस्था है, एक संवैधानिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था में भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी माननीय रामनाथ कोविंद जी सामाजिक व्यवस्था में अछूत हैं। सामाजिक व्यवस्था में भारत का राष्ट्रपति अछूत है, पर संवैधानिक व्यवस्था में एक अछूत संवैधानिक व्यवस्था के कारण भारत के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जी के पद पे आसीन है। जब वो परिवार के साथ भारत में जो धार्मिक व्यवस्था है मंदिरों का, उसमें परिवार के साथ पूजा पाठ और ऐसे आराधना और मन्नत के लिए या दर्शन के लिए गए, तो एज ए भारत के राष्ट्रपति के साथ अपमान हुआ। ये पीछे 1-2 साल राजस्थान में हुआ, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में हुआ। भारत के राष्ट्रपति को जाति के नाम पे वहां अपमानित होना पड़ा। और वो राष्ट्रपति जी जो सामाजिक व्यवस्था में अछूत हैं, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था में अनुसूचित जाति से हैं। तो ये जो भारत में सामाजिक व्यवस्था क्या है, संवैधानिक व्यवस्था क्या है, जो लोग सामाजिक व्यवस्था में उनकी स्थिति क्या थी, संवैधानिक व्यवस्था में उनकी स्थिति क्या हुई, और ये दोनों को जब तक तुलनात्मक जानकारी भारत के अंदर बड़े बड़े कार्यशाला लगा के ऐसे विद्वानों के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था जैसे अछूत है,
सामाजिक व्यवस्था में जिसको अछूत बोलते थे, ब्राह्मणी राव मनुवादी साहब, व्यवस्था। हमारा जो कार्यक्रम है वो अंतिम समय की ओर आ रहा है बस और मैं मेहमान आधा बहुत मिनट सारे लोग आपका हैं। लेना चाहता हूँ, सिर्फ आधा मिनट, ये बात पूरा हो जाए कि भारत में जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें वर्ण की व्यवस्था है, उसमें जाति की व्यवस्था है, उसमें हिंदू की व्यवस्था है, और सामाजिक व्यवस्था जो हमारा मूल व्यवस्था है वो गण की व्यवस्था है। ये हमारा सामाजिक व्यवस्था है। दूसरे तरफ हमारा संवैधानिक व्यवस्था है। हम अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। सारा आज का प्रगति संवैधानिक व्यवस्था के कारण है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था का लाभ लेके सारे लोग जाति और पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करने में लगे हैं। ये हमारा दर्द है। और आप जो बोल रहे हैं माननीय कृपाल सिंह जी, आपके बातों के ऊपर जरूर अमल किया जाएगा कि जगह जगह ऐसे सार्वजनिक भोज का आयोजन हो। मुझे अतिरिक्त समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में और दो मेहमान सईद नकवी साहब जुड़े हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। मैं हमारा कार्यक्रम का समाप्ति की ओर आ चुका है और हम सभी मेहमानों से एक एक मिनट के समय लेकर उनसे हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि विस्तार से जो बातें होनी थी वो तो हो चुकी है। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक और सब्जेक्ट है वो भारतीय सेंसेक्स है, भारतीय जनगणना के संदर्भ पे है। और इसमें भारतीय जो जनगणना है उसको लेकर कितनी पारदर्शिता है, कितनी संशय है, इस पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं दाऊ जी बहुत लंबे समय से हमारी बातों को सुन रहे हैं। दाऊ जी अपनी 1 मिनट में इस बात को ये रखें कि भारत के संदर्भ में जो जनगणना होने जा रही है, इस पारदर्शिता को लेकर अपने विचार रखें। इसमें मेरा ये कहना है कि हम लोग गांव में जब रहते थे, खेती किसानी करते थे, तो वहाँ मातर मनाते थे और इसमें पूरा गांव भर मिल करके चावल दाल इकट्ठा करके भोज करते थे और उसमें जाति भेद नहीं होता था। लेकिन दूसरे जो काम है उसमें बराबर जाति भेद हुआ। एक समय मैंने एक आयोजन किया जिसमें राम के बारे में कहा, प्रवचन किया, तो सारे लोग छोड़ करके मंच छोड़ के चले गए थे और बाद में हमको पूछे सवाल कि आप लोग क्यों बाहर चले गए थे। वो बोले कि इसलिए कि आप राम के खिलाफ बोले, इसलिए। तो इस तरह से भारत में भी गाँव में भी चल रहा है। गाँव में इतना छुआछूत नहीं है। गाँव में समानता है, एकता है और एक साथ हम लोग खाते पीते हैं, लंगर खाते हैं दिवाली के समय। तो इस बात की आपत्ति नहीं है, लेकिन ये ब्राह्मणवादी लोग उसको ज़्यादा तरजीह देते हैं और छुआछूत की भाव को लाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया दाऊ जी। मैं 2 मेहमान और जुड़े हुए हैं, भागीरथ रविदास जी दिख रहे हैं स्क्रीन पे। हमारी आवाज सुन रहे हैं रविदास जी? आप अपनी आवाज को म्यूट करें। सईद नकवी साहब अपनी बात 1 मिनट में रखें। सईद नकवी साहब, आप लास्ट में जुड़ते हैं। जी, सरकार अपनी आर्थिक मजबूरी दिखाकर ये जनगणना नहीं कराएगी। शुक्रिया जी। मीना जी 1 मिनट में अपनी विचार रखें। आप नेपाल देश से हैं, आप हमारी बहना हैं और वहां की जो परिस्थितियों को लेकर जो भारतीय जनगणना के संदर्भ में अपनी बात रखें। ये भारतीय जनगणना है, इसमें हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। भारतीय जनगणना का टाइम अभी आ रहा है, वो नेपाल में भी, साथ में ही नेपाल में भी आ रहा है। तो इसको हम बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं कि ये एक हिंदूवादी सोच के साथ ये जनगणना जो हो रही है वो पारदर्शी नहीं है, वो गलत है। इसलिए सभी मानव को मानवता के नाते से सेंसस लेना चाहिए, उससे वास्तविक सेंसस आएगा और ये तथ्यांक जो है वो देश का एक बहुत बड़ा सूचक है। तो ये सूचक को बिना विभेद किए जब सूचक लेंगे तो देश विकास में आगे बढ़ेगा। इसलिए इसके लिए सब लोगों का आवाज उठाना जरूरी है। हम लोगों को एक होकर जहाँ पर ये विभेद है वो सभी देश के लोग एक होकर, मुझे तो लगता है ये एशिया में ही इस प्रकार का विभेद है, तो ये एशिया के सभी लोगों को मिलकर ये आवाज उठाना चाहिए और
देश के विकास में आगे बढ़ना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया मीना बहन जी, आपने अपना कीमती समय हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल में दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपको। आने वाला समय में फिर आपसे हम जुड़ेंगे और अन्य कोई विषय को लेकर। मनदीप सिंह जी अपने विचार रखें 1 मिनट में। हाँ जी, मैं फिर अपनी बात वही दोहराना चाहता हूँ कि ये जातिवाद जो समाज है, ये एक बहुत बड़ा कोड है हमारे समाज को, और गुरु महाराज ने अच्छी शिक्षा देकर से करके हमें इससे बाहर निकाला था। जब आनंदपुर साहिब में खालसे का जब उत्थान हुआ था, तो उसका मतलब यही था कि सभी वर्गों को, सभी जातों को, उनकी जातें खत्म करके सबको खालसा बनाया जाए और उनको जो है सारे अधिकार मिले। और इसके लिए जो है, क्योंकि हम छोटे थे, जब स्कूल में थे ना, तो सभी बच्चे इकट्ठे होकर के एक दूसरे का खाना भी खाते थे, और उसमें ये नहीं देखा जा सकता ये कौन सी जाति से है या कौन से मजहब से है, और सारे इकट्ठा होकर खाते। वहां पर हमें कुछ भी ऐसा मालूम नहीं होता था। हमारे गांव में तकरीबन हर एक ग्रुप के लोग हैं, और जब साहब श्री गुरु नानक देव जी का महाराज का गुरुपुरब मनाया जाता है ना, तो हम लोग जो है वो बाबा रविदास जी के भी वहां पर जाते हैं, और सभी जगह पर जहां जहां भी पर भी होता है वो अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, हम वहां पर जाते हैं, वो हमारे प्रोग्राम में आते हैं। ऐसे इकट्ठा मिलके जो है सारा प्रोग्राम किया जाता है। और मैं सोचता हूँ कि ये सोचे जो है पूरे देश में जो है वो फैलनी चाहिए, और जो वंचित है, जो पिछड़ा है, उसकी तरफ जो है वो खास ख्याल जो है सरकारों को इस जो है सेंसेक्स में देख करके कि कौन सा पीछे है, उसको साथ में लेकर के चलना चाहिए। ये एक विशेष धर्म के लिए नहीं होना चाहिए। जैसी आपकी जो सरकार की सोच है, इसको जो है बिल्कुल मानना जो है जो योग्य नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं को ही सारा अधिकार मिले। सभी जो है धर्मों के लोग जो इस देश में जो रहते हैं, सबको जो है वो उनको मौका भी मिलना चाहिए, और उनको आगे बढ़ाने का काम जो है वो सरकारों को करना चाहिए। मेरा जी कहना। डॉक्टर कृपाल सिंह जी। हाँ जी, I have a suggestion again back to लंगर, and in this अमेरिका ये ऐसे करते हैं जिसको कहते हैं पॉटलक। फॉर एग्जाम्पल, मैं मीटिंग में जाऊं तो मैं समोसे वगैरह ले जाऊंगा, और कोई चाइना का बंदा है, कोई वो चाइनीज फूड ले जाएगा, कोई जर्मनी से है, वो जर्मन की फूड जो है उसके वहाँ केक वगैरह ले जाएगा, कोई और है। ऐसे सब इकट्ठा करके जो है उसकी फीस करते हैं। ऐसे लोग एक दूसरे से दोस्त बन जाते हैं, प्यार पैदा हो जाता है, तो रल मिल के बाकी विचार शुरू कर देने। सो आई थिंक वो हमें भी शुरू करना जी, चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह जी। रविदास जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए सर, हम लोग तो यहाँ पे जातीय जनगणना के तो बिहार में, भारत भर में हम लोग मांग कर ही रहे हैं, और जातीय जनगणना से एक चीज ये साफ हो जाता है कि इसकी इतनी आबादी होने के कारण इनके संख्या अनुपात इनको हक नहीं मिला जाता है। तो क्या अभी भी हम लोग जब सर्वेक्षण करते हैं ना सर, छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो या बिहार हो, जो आदिवासी समाज है, दलित समाज है, को जो नेतृत्व नहीं मिल पाने के कारण, इसकी आबादी की जनसंख्या के कारण नहीं हो पा रहा है, इसको नस्लवादी का कि इनकाउंटर कर दिया जाता है, या इसको मार दिया जाता है, या इसको जेल में डाल दिया जाता है। तो हम लोग तो लगातार मांग कर रहे हैं, हम लोग तो बिहार सरकार या भारत सरकार से लगातार मांग भी कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए, क्योंकि हर जी, धर्म बहुत के शुक्रिया। आपकी बात हमारे इस संदर्भ में आ चुका है। मेघराज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मेघराज जी, आपकी आवाज म्यूट है। मेघराज जी, आपकी आवाज म्यूट है। अगर जात पात को खत्म करना चाह रहे हैं, दो चीजें हमें अवश्य काम करना पड़ेगा, दो चीजों पर। एक तो जिसने जात पात बनाया उसको बायकॉट करना पड़ेगा। दूसरा, इस राज सत्ता को अपने हाथ में लेकर के राज सिंहासन पर बैठना पड़ेगा, तभी हम इसको समाप्त कर सकते हैं। नहीं तो ये मानसिक बीमारी बढ़ती रहेगी और ये खत्म होने वाली नहीं है। राज सिंहासन पर हमारा बैठना बहुत जरूरी है। गुरुओं की बात को ले जाना, सच्चाई का, ईमानदारी का राज कायम करना, ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। तभी ये सारी समस्या समाप्त हो जाएगी और इनको हम उखाड़ कर फेंक सकें। वहां पर जो बैठे जातिवादी बैठे हैं, और इनको जहाँ पर ये गोबरस्तान का इनका रास्ता उनको दिखा सके। भाई नंद कुमार बघेल जी कह रहे हैं इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, तो बाहर का रास्ता तभी दिखा सकते हैं जब हमारे पास में पावर होगी, और पावर लेने के लिए हमें महापुरुषों को साथ लेना पड़ेगा। जितने भी गौतम बुद्ध से लेकर के गुरु नानक साहब, गुरु गोविंद सिंह तक के जितने महापुरुष हुए, इनका सभी की विचारधारा, जैसे जीसस है, मोहम्मद साहब, सबकी विचारधारा को लागू करेंगे,
तभी वहां पर शांति भी आएगी और राज भी होगा, जात पात भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो सकता है जी। डॉक्टर कृपाल कुछ कहना बहुत चाह रहे शुक्रिया हैं। मेघराज जी, डॉक्टर के आपने अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में दी। बहरहाल हमारे कार्यक्रम की समाप्ति की ओर है। मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा यही करता हूँ और आज इस कार्यक्रम में अपनी कीमती समय देकर के सभी लोगों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी चर्चा रखी। दाऊ नंद कुमार बघेल जी का, संतोष साहू जी का, डॉक्टर कृपाल सिंह जी का, मीना परिवार जी नेपाल से, शहीद नकवी साहब का, भागीरथ रविदास जी का और सभी खास मेहमानों का इस प्रोग्राम में अपनी समय दे करके अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। आप सभी लोगों को हमारे इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल में लगातार जुड़ने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का सत श्री खालसा, अकाल। वाहेगुरु।